2015 या 16 में हम अपने बड़ों से सुनते थे कि तकरीबन 82,000 रुपए फी पाकिस्तानी पर कर्ज है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अदा करना है, और आज 2025 में ये लगभग 3,15,000 तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पर ऑलमोस्ट 76,000 अरब रुपए कर्ज है, जिसका इंटरेस्ट 4 से 5,000 अरब रुपए सालाना बनता है। और इसी इंटरेस्ट को मेंटेन और कर्ज के प्रेशर को कम करने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन यानी PIA और इस जैसी 24 मजीद SOE यानी स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया गया। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के लोन्स की डिटेल देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे GDP के मुताबिक क्या पाकिस्तान इस लोन को पे करने की कैपेबिलिटी रखता है या फिर पास्ट की तरह इस लोन में मजीद धंसता चला जाएगा। कर्ज की कहानी 1947 से ही शुरू होती है। आजादी के फौरन बाद रिफ्यूज क्राइसिस, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी एक्सपेंसेस के लिए इंडिया के प्री पार्टीशन से 17.5% शेयर को रिप्रेजेंट करके 2 बिलियन भारत से मिलते हैं। ठीक इसके 5 साल बाद 1952 में अपने रेलवे सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के नाम पर पहला कर्ज $27.2 मिलियन वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है। ये पाकिस्तान का पहला डेवलपमेंट बेस्ड लोन था, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड बैंक अब पाकिस्तान को लोन देना ही नहीं चाहता क्योंकि वो पाकिस्तान को डेवलपमेंट फेज में कंसीडर ही नहीं करता और उनकी पॉलिसी के मुताबिक लोन सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ही दिया जाता है। लेट्स बैक टू द टॉपिक। इस लोन की 5% सालाना इंटरेस्ट के साथ 15 साल की मुद्दत अभी खत्म नहीं हुई थी कि जनरल अयूब खान ने 1958 में IMF से लोन अप्रूवल लिया। साथ ही बताता चलूं कि IMF और वर्ल्ड बैंक को एक ही साथ 1944 में बनाया गया और IMF को स्पेशल किया गया सिर्फ फंड्स मॉनेटरी के लिए। 190 कंट्रीज के म्यूचुअल कोटा से चलने वाला ये इदारा फाइनेंशियली वीक कंट्रीज को अपनी शर्तें मनवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इन वीक कंट्रीज को इंटरेस्ट के एक एंडलेस लूप में फंसा दिया जाता है क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा तो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता और इस क्रिएटेड मनी को पे करने के लिए एक नया लोन लिया जाता है। और IMF में जो मुल्क जितना ज्यादा कोटा पे करता है उसको उतनी डिसीजन पावर दी जाती है और USA इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए हमेशा टॉप पर रहता है। लेट्स बैक टू अयूब खान। 60 की दहाई में मुल्क काफी तौर पर एक्सटर्नल डेब्ट पर डिपेंड कर रहा था और ये लोन 27.2 मिलियन से बढ़कर 3.4 बिलियन तक पहुंच चुका था। तभी एक जबरदस्त और एक्सट्रीम सा क्राइसिस 1971 की वार की वजह से देखने को मिला, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान अलग होने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और तिजारती रास्ते डिस्टर्ब हो जाते हैं और काफी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मनसूख हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कर्ज अगले 5 सालों में 3.4 से दुगना होकर 6.7 बिलियन तक पहुंच जाता है। 80 की दिहाई में जियाद और में अफगानिस्तान वार की वजह से काफी एड मनी और ग्रांट्स मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी को थोड़ा सपोर्ट मिला। 90s की दिहाई में फिर वही एड्स और ग्रांट्स रोक दी जाती हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की वजह से पाकिस्तान को काफी सैंक्शंस लगाई जाती हैं और IMF और वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है। इन इदारों की तरफ से न्यू प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाता है और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर हार्ड मॉनिटरिंग कर दी जाती है। सन 2000 में टेरर सपोर्ट के नाम पर मुशर्रफ ने खूब डॉलर बटोरे और पाकिस्तानी लोन में टेम्परेरीली कमी देखने को मिली, मगर इस वक्त भी पाकिस्तान पर तकरीबन $77 बिलियन कर्ज था जो कि कंपैरेटिवली कम था। 2010 से 20 के दरमियान पाकिस्तान पर डोमेस्टिक डेब्ट तकरीबन 36 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है जो कि एक्सटर्नल लोन से काफी ज्यादा था। इस वक्त पाकिस्तान की इंपोर्ट तो काफी कॉस्टली और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स पर जैसा कि ऑयल, मशीनरी और टेक प्रोडक्ट्स, जबकि एक्सपोर्ट काफी स्मॉल वैल्यू प्रोडक्ट्स पर थी जैसे राइस, टेक्सटाइल और गुड्स वगैरह। इसी गैर म्यारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू काफी डिप्रिशिएट हो जाती है। इट मींस कि 2010 में जो हमने 86 रुपए के हिसाब से लोन लिया, आज वो लोन हमें 286 से लेकर रीपे करना है। फाइनली ये लोन 2025 में पाकिस्तान पर तकरीबन 76,000 अरब रुपए बनता है, जिसमें से 51,000 डोमेस्टिक लोन है और बाकी का एक्सटर्नल लोन। डोमेस्टिक यानी जो पाकिस्तान के अंदरूनी इदारों और बैंक से लिया गया, और एक्सटर्नल यानी जो IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे ममालिक से लिया गया। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की GDP यानी सालाना आमदन तकरीबन $390 बिलियन से लेकर $410 बिलियन तक है और टोटल लोन इस GDP का तकरीबन 66% बनता है। अगर पिछले 10 सालों में देखा जाए तो पाकिस्तान की GDP 270 बिलियन से 390 तक ट्रेवल करती है, जबकि लोन डबल हो जाता है। पिछले 5 सालों में पब्लिक टैक्सेस को तकरीबन 11 से 12% तक इंक्रीज किया गया और रेवेन्यू जनरेशन के लिए पीरा जैसी फोर्सेस को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, मगर ये सब मिलकर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को उस वक्त तक सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक करप्शन कंट्रोल न कर ली जाए और बिजनेसमैन को सपोर्ट न दी जाए। मलिक रियाज जैसे बड़े टैक्स पेयर से लेकर एक छोटे रेडी बान जैसे बिजनेसमैन तक को मराद दी जाए और फ्रीलांसर्स को सपोर्ट की जाए जो पाकिस्तान में बैठकर फॉरेन करेंसीज में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मगर अभी तक तो पाकिस्तान में सब कुछ इसके उलट चल रहा है और हमारे रूलर्स की जानिब से पाकिस्तान की यूथ को ऐसे पैगाम दिए जा रहे हैं। कुछ कंट्रीज पाकिस्तान से ज्यादा हेविली डेप्टेड होने के बावजूद आज लोन इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्टेबल, जैसा कि साउथ कोरिया ने 1970 तक हेविली एक्सटर्नल डेप्टेड होने के बावजूद अपनी एक्सपोर्ट और एजुकेशन इंप्रूवमेंट की वजह से अपने आप को हाई इनकम नेशन साबित किया। ऐसे ही जर्मनी वर्ल्ड वार 2 के बाद होने वाली तबाही के बावजूद आज एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखता है। इन तमाम ममालिक ने IMF से जान छुड़ाई है, मगर इन सब
में कॉमन मॉडल इनकी अच्छी एक्सपोर्ट थी, या फिर इसका दूसरा तरीका कुदरत की मेहरबानी है, जो कि वाकई में कुदरत ने पाकिस्तान पर मिनरल्स यानी मादनियात की सूरत में की। अगरचे इन मादनियात को पहले डिस्कवर कर लिया गया था, मगर इनकी स्केलिंग को 2025 में कंफर्म किया गया, जिनमें जिप्सम, लिथियम और RES यानी कि रियल अर्थ एलिमेंट शामिल है, जो कि मिसाइल, फाइबर ऑप्टिक्स और मोस्ट ट्रेंडिंग AI चिप्स में इस्तेमाल होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, पाकिस्तान के पास वो मादनियात हैं जो USA और यूरोप कंट्रीज को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चाहिए। लेट्स सी कि इनका इस्तेमाल पाकिस्तान गवर्नमेंट किस तरह करती है। दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल वे टू मेक पाकिस्तान डेवलप्ड कंट्री। अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।